नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक की जो भी दोस्तों कंपटीशन की एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का दोस्तों पार्ट 3 हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की जानकारी आपको बिल्कुल सटीकता के साथ सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने किसी कारणवश से कल इसका पार्ट अपलोड नहीं किया था, इसलिए दोस्तों कल से आपके सभी पार्ट रेगुलरिटी से 4 बजे अपलोड होते जाएंगे। तो ये दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। तो पहले दोस्तों इसकी हम डिटेल्स में व्याख्या करते हैं। डिटेल्स में दोस्तों इसको जानते पहले इस पार्ट का नाम है साथियों राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो साथियों पहले इसके हम डिटेल से चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसरों को करेंगे जो पिछली भर्तियों में पूछे गए। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए रीट की एग्ज़ाम हुई, सीईटी की दोस्तों सेकंड ग्रेड, राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम होती है उन सभी के लिए दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपके राजस्थान की सभी एग्ज़ाम में कक्षा 6 से 12 तक की दोस्तों एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी संपूर्ण राजस्थान जी के आ जाती है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट का नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सबसे पहली सभ्यता की बात करते हैं आगाटपुर या आहड़ सभ्यता। उदयपुर के पूर्व में आहड़, बेडच, आयर नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो दोस्तों आहट सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। तो दोस्तों आपको इसके नोट्स भी बना लेने, बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी क्वेश्चन में पढ़ाया जाता है। इसी के आधार पर 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो एक तो इसमें यही बन गया, आगाटपुर या आहड़ सभ्यता को प्राचीन नाम में किस से पुकारा जाता था। तो इसका धूलकोट आंसर हो जाएगा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी या मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले थे, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक विधि के साक्ष्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया, ये आगाटपुर सभ्यता संयुक्त परिवार युक्त सभ्यता थी। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिलाए, माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदबंड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तसरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता प्राकृतिक प्रकोप में विध्वंस हुई। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब की ओर बढ़े तथा गिलोंड में भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए गए। तो आपको इसका ध्यान रखना है, गिलोंड और भगवानपुरा नामक 2 स्थान किस सभ्यता से बसाए गए, आगाटपुर सभ्यता या आहट सभ्यता से बसाए गए। अब करते बालाथल सभ्यता की बात है। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील के बालाथल में जो सभ्यता मिली है वह ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल में लोहकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियाँ के चिन्ह मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी मिले। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि मिले हैं। नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता साथियों सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर में यह सभ्यता मिली है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो दोस्तों इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत मिले हैं, जिनमें बाण, छेनियाँ,
मछली पकड़ने के कांटे, तो यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण है। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले और ढक्कन, आहड़ी आदि प्रमुख है। अब बात करते हैं बैराट सभ्यता की। बैराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बे में यह सभ्यता है। यहाँ बीजक की पहाड़ी एवं भीमडूंगरी प्रसिद्ध है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्यकाल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू या बैराट शिलालेख मिले हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चन है, भाब्रू या बैराट शिलालेख किस सभ्यता से मिले हैं? एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक, त्रिरत्न के चक्र चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक और नाचता हुआ पक्षी। तो दोस्तों यहाँ पर ये मोस्ट है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता की विशेषता है? बैराट सभ्यता की। पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं। तो अन्य सभ्यताओं की बात करते हैं। जैसे अन्य सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत भीलवाड़ा में बागौर और ओजियाना सभ्यता है। जयपुर में सांबर जोधपुरा सभ्यता है। टोंक में नगर और रेड सभ्यता है। चित्तौड़ में नगरी सभ्यता है। भरतपुर में नौ सभ्यता है। जालौर में भीनवाल सभ्यता है। राजसमंद में पचमाता या गिलुंड सभ्यता है। अब बात करते हैं साथियों कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। यह है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल थापर और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनाई गई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीन काल में बाढ़ जोती हुई कृषि। तो यहाँ पर दोस्तों ये मोस्ट है, जोती हुई कृषि भूमि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो साथियों कालीबंगा सभ्यता से जोती हुई भूमि और कृषि के प्रमाण मिले हैं। अब चलिए साथियों इनके क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों पिछली भर्तियों में पूछे गए राजस्थान के अंदर। तो चलिए साथियों इनके क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अब तो यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? बैराट, बालाथल, गणेश्वर, एबे दोनों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा से बैराट, बालाथल दोनों से प्राप्त हुए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताम्र संचयी संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा, रेड, गणेश्वर, बालाथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गणेश्वर सभ्यता को। साथियों गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। सर्वप्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? कालीबंगा, रेड, गणेश्वर, बालाथल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए,
कालीबंगा सभ्यता से अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता के आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहट सभ्यता को 10वीं या 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा किस जिले में स्थित है, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, बैराट, आहट, गणेश्वर, बालाथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बैराट सभ्यता से। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बैराट सभ्यता से, जो कि दोस्तों जयपुर में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है, बैराट, आहट, गणेश्वर, बालाथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, बैराट सभ्यता से मिला है, जो कि जयपुर में स्थित है। किस सभ्यता से 8 पंचमार्ग एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं। तो दोस्तों ये सेकंड ग्रेड की कई बार भर्तियों में पूछा गया ये क्वेश्चन। किस सभ्यता से 8 पंचमार्ग एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं, बैराट, आहट, गणेश्वर, बालाथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से मिली हैं 8 पंचमार्ग और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछली भर्ती में, बीजक की पहाड़ी एवं भीमडूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है। बीजक की पहाड़ी एवं भीमडूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है, बैराट, आहट, गणेश्वर, बालाथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से ये स्थल संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेना को वेतन देने तथा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो किसकी होती थी, खजांची, राजा, बख्शी और प्रधान। तो दोस्तों किसकी सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किस पर होती थी। यहाँ पर राइट आंसर सी सही है, बख्शी की ये जिम्मेदारी होती थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिंक, माउंटबेटन, टीकाराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो दोस्तों इसमें ही दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है, तो उसके डायरेक्ट क्वेश्चन कराएं साथियों। उसमें कोई थ्योरी लायक क्वेश्चन है ही नहीं थे, इसलिए आपको डायरेक्ट दोस्तों उनके क्वेश्चन ही करा दिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इसका सी ऑप्शन सही है। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। राज्य की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए। तो दोस्तों राजस्थान की विधानसभा के चुनाव सर्वप्रथम कब हुए, 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952, जो कि दोस्तों अभी अभी वन विभाग की परीक्षा हुई है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछली भर्ती में, तो दोस्तों प्राचीन सभ्यता में दोस्तों इस पार्ट को जोड़ा गया है, जो कि दोस्तों कक्षा 6 का पार्ट है, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र किसको कहा जाता था, राज्य को, ग्राम को, राजा को, रियासत को। तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र किसे कहा जाता था, राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछली भर्ती में,
निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना होता था तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? तो ये कार्य किसका था? खजांची, राजा, बख्शी, प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, खजांची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू कब किया गया था? 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भय पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। भय पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है, उस पत्र को क्या कहा जाता है? जागीर पट्टा, ग्राम, मनसबदारी, परगना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जागीर पट्टा उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त संबंध पर, जाति पर, धर्म पर, क्षेत्र पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, रक्त संबंध पर आधारित थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंध पर आधारित थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिए। तो दोस्तों ये इसका पार्ट 3 था। अब दोस्तों पार्ट 4 कल हम अपलोड करेंगे। तो कल दोस्तों इसका पार्ट 4 अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ये कक्षा 6 के पार्ट चल रहे हैं राजस्थान जीके के। उसके बाद दोस्तों कक्षा 7 के, 8 के, 9 के, 10 के और दोस्तों कक्षा 11 और 12 के दोस्तों संपूर्ण पाठ कराएंगे राजस्थान अध्ययन जीके के। फिर इसके बाद दोस्तों ये सभी पार्ट हो जाएंगे कक्षा 6 के। उसके बाद 7th के कराएंगे, फिर 8th, फिर 9th, 10th, 11 और 12th दोस्तों सभी कक्षाओं को पार्ट कराएंगे पूरे। इसी के साथ आपकी संपूर्ण राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।